हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यूशन में करेंगे। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, और आज हमारा ये चैप्टर 1 फिनिश भी हो जाएगा। तो चलो इसमें हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। नंबर 1 हमारा टॉपिक है आज का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमारे पास 6 लॉज हैं इसके। तो नंबर 1 लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नाम से पता चल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास जो है हमारा इट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट इसकी। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड। मैटर हमने लास्ट टाइम भी किया था। मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इन एनी स्टेट। तो हम ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो कोई भी अगर हमारा कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें जो मास का जो हमारा चेंज होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज टोटल मास अगर हमारा रिएक्टेंट साइड में होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में हमारा जो मास होगा वो, और प्रोडक्ट साइड में जो हमारा मास बनेगा, दैट मींस कि उन दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन HCl और NaOH के बीच में, एंड इट इज गिविंग अस NaCl। ठीक है, और तो इसका जो हमारा मास होगा रिएक्टेंट का दोनों का, दैट इज HCl प्लस NaOH, इसका मास इट विल बी इक्वल टू हमारा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो हमारा जो मास है रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, इट विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसी का एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास आइस है, ठीक है, आइस को हम सॉलिड वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जितना उसका वेट होगा, ठीक है, उतना ही उसका लिक्विड फॉर्म में उसका वेट होगा। दैट इज सॉलिड फॉर्म में जितना हमारे पास पानी का वेट होगा उतना ही उसका लिक्विड फॉर्म में पानी का हमारे पास वेट होगा। इट मींस कि जो हमारा मास है वो क्या हो गया, कंजर्व्ड। दैट इज देयर इज नो चेंज इन द मास। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट लॉ, उसके एग्जांपल्स। अब हम आते हैं अपने सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब क्या है इसमें देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट कि जो हमारा रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और इट्स प्रिपरेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो उनका मासेस का रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए हो या कहीं से भी हमने कहीं से भी सिंथेसाइज किया हो। ठीक है, पर उनका जो रेशो होगा मासेस के एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस कि जो हमारे पास प्रोपोर्शंस होगा एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में बाय वेट, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन मींस कॉम्पोजिशन जो हमारी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है इसका, अगर हम लोग देखो एग्जाम्पल क्या है इसमें, वाटर H2O। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स हैं। दैट इज कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास क्या है H2 का, दैट इज H2 है। ठीक है, H कितने हमारे पास 2, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है। हमारे पास यहाँ पे कितना है, ओनली 1 टाइम इन H2O, इट इज ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 16 ग्राम हो गया, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास H2O दैट इज 2 रेशो 16, और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1:8। ठीक है, H2 रेशो का मीन्स क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, और इज इक्वल टू 2 ग्राम हाइड्रोजन का वेट है, ये हमने मेंशन कर दिया, और ऑक्सीजन का कितना हमारा है यहाँ पे, दैट इज 16। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 2, 2 8 16, 1/8। ठीक है, और हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, 1:8। ठीक है, ये आ गया। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पानी के अंदर, दैट इज हाइड्रोजन और वाटर, उनका जो हमारे पास रेशो होगा बाय मास, इट विल ऑलवेज बी 1:8। ठीक है, यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये पानी हमारा किसी भी सोर्स से आया हो, चाहे वो हमारा रिवर से हो, ओशन से हो, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बना हो, कुछ भी बनाओ, अगर पानी उसमें है दैट इज H2 अगर है, तो हमेशा उसमें क्या रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इट विल ऑलवेज बी 1:8। ठीक है, ये हमारे पास हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये क्या बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। पहले होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर क्या होता है, नंबर जो हमारे पास कहां से शुरू होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, जो भी इसके अंदर नंबर फॉल होंगे उनको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स
कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो उनका मास होगा एलिमेंट का जो कि कंबाइन करेंगे, किसी भी एक हम फिक्स मास रख लेंगे एक एलिमेंट का, ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे उसमें क्या होगा, जो रिलेशन होगा उसमें क्या होगा, इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, उनका जो रेशो होगा वो क्या बनेगा, स्मॉल होल नंबर्स। दैट इज कि जो हमारा फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट होगा उसके साथ दे विल हैव सम रिलेशन, और वो रिलेशन रेशो में होगा किसमें, स्मॉल होल नंबर में। इसको एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा हमारे यहाँ पे। तो हमारा एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें क्या है हमारे पास, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हमारे पास क्या करेगा, टू ऑक्साइड्स फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, कौन कौन से, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, इन दिस कंपाउंड्स वन मॉलिक्यूल दैट इज मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ये हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है, और जो रेशो है इसकी मासेस की ऑक्सीजन की इन बोथ कंपाउंड्स CO एंड CO2 आर 16:32 और 1:2, दैट इज हमने इसमें फिक्स क्या, फिक्स कौन सा हमने क्या करा है, इसमें किसका मास करा है फिक्स, हमने कार्बन का, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन का क्या है मास, ये फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रेशो है इसमें CO2 दैट इज CO रेशो CO2, ठीक है, कितना हो जाएगा 16/32। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ओनली 1 टाइम, तो मास कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम है, 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 2 32, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि अगर मास हम रेशो ले रहे हैं मासेस ऑफ ऑक्सीजन की किस किस के विद रिस्पेक्ट CO2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1:2। और अगर हम ऑक्सीजन का रेशो लें किसके विद रिस्पेक्ट CO2 टू CO, ठीक है, दैट इज CO2 टू CO, इसका क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है CO2, ठीक है, और इसका रेशो अगर हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इसके CO2 टू CO, तो क्या हो जाएगा इसका 2:1, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, अगर हमारे पास सल्फर का कंपाउंड्स है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो सल्फर का जो एलिमेंट है ये कौन कौन से ऑक्साइड्स बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3, ट्राई मतलब 3 ऑक्साइड O, ठीक है। तो इन सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है 32, ठीक है, ये कितना है 32। हमारे पास SO2 के बारे में बात कर रहे हैं कि 32 पार्ट्स हमारा क्या है, सल्फर का मास कंबाइन कर रहा है विद 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32 टाइम्स ही हमारे पास कितना है यहाँ पे पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें, यहाँ पे SO3 की बात करें, तो क्या है 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर यहाँ पे कितने से कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे 16 × 3 कर दो, 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, दैट इज 48 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें कि ऑक्सीजन का जो मास है, जो फिक्स्ड मास किसके, सल्फर का जो फिक्स्ड मास है वो हमारे पास किस किस रेशो में कंबाइन कर रहा है, इट इज कंबाइनिंग इन द रेशो 32 एंड 48, ठीक है, दैट इज 32/48, ये रेशो चल रहा है हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 और 2:3, ठीक है। यहाँ पे हमने सल्फर का मास फिक्स रखा है, ठीक है, और SO2 और SO3, इसमें हमने देखा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस किस रेशो में, इट इज इन द रेशो 32:48, ठीक है। नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट जब हमारे पास गैसेस कंबाइन या प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये कैसे हो रहा है, बाय देयर सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम के थ्रू हो रहा है उनके, पर एक कंडीशन उसमें डाल दी है कि जो सारी जो वो गैसेस होनी चाहिए दे शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये हमारा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है। इसका एग्जांपल से हम देख लेते हैं क्या है, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास क्या होना चाहिए उनका, यहाँ पे स्टेटमेंट देखो बोल रही है ना कि सारी जो गैसेस होनी चाहिए दे आर शुड बी एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या बोल रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप अमंग प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू अगर हमने देखना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड, कैसे कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 T2, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग ये रिलेशन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो P1 हमारे पास क्या है, इनिशियल
प्रेशर, ठीक है, और P2 हमारे पास क्या है, न्यू प्रेशर। सिमिलरली T1 क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर, T2 हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू टेम्परेचर या फिर फाइनल टेम्परेचर बोल सकते हैं, और V1 V2 हमारे पास क्या है, आर द सेम, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, गेल-लुसाक्स लॉ का, कि अगर हमारे पास देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन हम यहाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। ये क्या बोल रहे हैं, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम क्लोरीन, इन्होंने रिएक्शन करा आपस में एंड दे विल प्रोड्यूस टू वॉल्यूम्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, ठीक है, और इनका जो रेशो होगा, रेशो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:1:2, ठीक है। ये आपको पता चला कि क्योंकि ये रेशो ऐसे क्यों आया, क्योंकि वन वॉल्यूम हमारे पास किसका था, हाइड्रोजन का, वन वॉल्यूम हमारे पास था क्लोरीन का, और टू वॉल्यूम हमारे पास किसका बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl गैस, ठीक है। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास, HCl का यहाँ पे जो रिएक्शन है इसका 1:1:2, ठीक है, ये हमारे पास इसका ये आया रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं, हमारा क्या है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये क्या बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर होंगी, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, उनके पास हमेशा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एवोगैड्रो लॉ का। ये क्या बोल रहे हैं, दैट इज V हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, V/N इज इक्वल टू K। K हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज V1/N1, V2/N2, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर आर कांस्टेंट, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट कंडीशंस ऑन द सेम सब्सटेंस, ठीक है। ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं पर हमारा जो स्टेटमेंट है उससे हमारा क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर आप ये याद रखेंगे, ठीक है, तो इससे आप ये भी डिड्यूस कर सकते हैं, V/N इज इक्वल टू K, ठीक है। और अगर हमारे पास, आपको ये भी याद है, तो अगर हमारे पास टू डिफरेंट वॉल्यूम्स दे रखे होंगे, अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, दैट इज V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब हमारे पास टू एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली, किसके साथ, एक फिक्स्ड मास है जिसका थर्ड एलिमेंट के साथ वो कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली, ठीक है, जो उनका रेशो होगा मासेस का इन विच दे आर कंबाइनिंग, या तो सेम होगा, ठीक है, या फिर सिंपल मल्टीपल होगा, किसकी रेशो का, अगर वो जो टू एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे वो अगर आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। एक और बात समझ लेते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं आपस में, ठीक है, सेपरेटली, जब वो लोग अलग से ही हमारे पास किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसका मास क्या है, फिक्स, ठीक है, जो उनका रेशो होगा मासेस का, वो या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल होगा, किसकी रेशो का, अगर वो जो टू एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे थर्ड के साथ, अगर वो आपस में भी कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल लिया है, ठीक है, एक कॉर्नर में उसके सल्फर है, एक कॉर्नर में हाइड्रोजन है, और एक कॉर्नर में ऑक्सीजन है, ठीक है। सल्फर हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म H2S। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म SO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का मास इज फिक्स्ड, हाइड्रोजन का मास क्या करा हमने, फिक्स करा हुआ है, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, H2S और H2O, ठीक है, H2S और H2O बन रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो सल्फर है, सल्फर कितने बाय वेट हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, सल्फर का कितना होता है हमारे पास 32, ठीक है, और ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है हमारे पास, इसका दैट इज 16, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है तो हम इसका एक ही मास लेंगे, दैट इज 16। अगर हम इसका रेशो देखें 32 डिवाइड बाय 16 क्या हो जाएगा इसका, दैट इज, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 32 डिवाइड बाय 16, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, 16 × 16, 16 2 = 32, 2 डिवाइड बाय 1, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2:1, ठीक है, 2:1। तो ये हमारा आ गया H2S रेशो H2O। और हम देखेंगे कि हमारे पास जो सल्फर है और ऑक्सीजन है वो आपस में भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो रेशो ऑफ मास ऑफ सल्फर, ठीक है, व्हेन दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, जब वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना होता है, इट इज 32, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, SO2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, क्वांटिटी कितनी है, 2, तो 16 होता है इसका वेट हमारे पास ऑक्सीजन का, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32,
अब हम अगर इसकी रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे देखो इसका रेशो आया था हमारे पास 2:1 और SO2 का रेशो आया 1:1। तो अब देखो रिलेशन हम इसमें आराम से निकल सकते हैं, दैट इज क्या है, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, दैट इज जो हमारा SO2 का आया है। इसको कितना मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो आपस में दोनों ये लोग इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास निकला रिलेशन, दैट इज हमने उसमें स्टेटमेंट में क्या देखा था कि या तो वो सेम होगा या फिर सिंपल, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, या तो जो जिस रेशो में वो लोग कंबाइन करेंगे विल बी ईदर, यहाँ पे देखो सेम हो सकता है, या फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। ये लाइन आपको और भी क्लियर होगी यहाँ से एग्जाम्पल से, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल लिया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा लॉ है, दैट इज लॉ हमारे पास फिनिश हो गए हैं, ठीक है, लॉज। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजेबल एटम्स। ये क्या बोल रहे हैं कि मैटर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं एटम्स में, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। तो जो सारे एटम्स होंगे हमारे एलिमेंट के, उनकी सेम ही प्रॉपर्टीज होंगी और उनका सेम ही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, जो एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, उनका मास क्या होगा, अलग होगा। ये पॉस्टुलेट्स हैं इसके, ठीक है, थ्योरी के जो हम देख रहे हैं अभी। फिर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। और कंपाउंड्स कब बनेंगे, जब हमारे पास एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, एक फिक्स रेशो में ही कंबाइन करेंगे तभी कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। इसका मतलब क्या है कि उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं एटम्स को, ठीक है। ये सारे पॉस्टुलेट्स से अकॉर्डिंगली हमारे पास डाल्टन्स ने दिए थे, ठीक है, और उसको हमने क्या बोला था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। फर्दर फिर इसके हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी आई, ठीक है, डाल्टन थ्योरी की। पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला कि पॉइंट था ना इसमें हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा था कि एक फिक्स्ड रेशो में ही वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, तभी हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमारे पास 16 मास यूनिट्स है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, और 2 मास यूनिट्स है हमारे पास हाइड्रोजन का, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, पानी, दैट इज 1 वाटर मॉलिक्यूल, और इसका कितना है, 18 मास यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, कंपाउंड, ठीक है। फर्दर इसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे डाल्टन थ्योरी के, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि द इनडिवाइजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि हम लोग क्या है, एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, किस किस में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। और जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, रोल प्ले करता है अपना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था उनका डाल्टन थ्योरी का, वो इनका गलत रहा, ठीक है। एक और हमारे पास क्या इनका ड्रॉबैक है कि जो एटम्स है सेम एलिमेंट्स के आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि जो एटम्स होंगे हमारे पास सेम एलिमेंट के वो हर चीज में सेम होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी गलत प्रूव हुई। कैसे गलत हुई, देखते हैं कि जो एटम्स है हमारे पास सम एलिमेंट्स के, उनके अलग अलग मासेस और डेंसिटीज में उनकी वेरिएशन हुई, ठीक है। तो एटम्स हमारे पास जो है डिफरेंट मासेस के, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल देखो क्या है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है हमारे पास, कितना मास नंबर, 35 और 37, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। फिर इन्होंने एक और बोला था हमारे पास डाल्टन के पॉस्टुलेट्स में कि एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के वो डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी गलत रहा। कैसे, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि कुछ कुछ केसेस जैसे आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, इनका एटॉमिक मास कितना है, 40 AMU, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो यहाँ पे हम आइसोबार्स को क्या बोलते हैं कि जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा पर सेम मास नंबर होगा, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स, जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास इनके क्या रहे, हमारे पास डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस रही, ठीक है। फर्दर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब इसमें आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, एटॉमिक मास दैट इज, इसको और क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स ऑन ए स्केल इन विच एन एटम ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास एग्जैक्टली 12 U किसको बोलते हैं, U इज यूनिफाइड मास, ठीक है। यूनिफाइड मास इज 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास इसका वैल्यू है, ठीक है।
और 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, उसको क्या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मास है हमारा एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू किसके हो, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। 1/12 किसका होगा, एक कार्बन एटम का, ठीक है। AMU को हम रिप्लेस करते हैं किससे, U से, ठीक है। U से हम क्या बोलते हैं, हमने ऊपर देखा यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक मास, और हम इसको देख लेते हैं क्या है कि कितना मास हमारे पास एक एटम शो कर रहा है किसी भी एलिमेंट का, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। आपको पता है, ठीक है, कि एलिमेंट्स हमारा किससे बना है, छोटे छोटे एटम से, और उसका जो मास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को किस पे डिफाइन करा हुआ है कि 1/12, ठीक है, 1/12। 1/12 का मतलब 1 बाय या 1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, किसके, सिंगल कार्बन 12 एटम, ठीक है, सिंगल कार्बन 12 एटम, इसको हम किस में ले रहे हैं, ग्राम्स में, दैट इज 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, इसको आप याद रखना, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज 1 AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम लेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद फर्दर इसमें आता है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोपिक अबंडेंस इज फैक्टर्ड इनटू द एवरेज एटॉमिक मास। मींस कि आइसोटोप्स की अगर हम देखें कि वो कहाँ कहाँ पे हमारे पास मिल रहे हैं या है वहां पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम किसमें हम लोग लेंगे, उनका हम लेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर फाउंड इन द अर्थ। तो कार्बन 12, ठीक है, आपको पता है इसके आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12 के, कौन कौन से प्रिवेलिंग आइसोटोप है इसका, हमारे पास विद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 98.89%, ठीक है। और कार्बन 13 और कार्बन 14, इनका कितना मास होता है, 13.003 और 14.003 AMU रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और कार्बन का कितना हो जाएगा एवरेज मास, इसका 12.011 AMU, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इज द एवरेज मास ऑफ द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन इट, कितने हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसके अंदर, वो हमारा हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास, अगर आप देखो कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसके आइसोटोप्स हमारे पास है 12C, 13C, 14C, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है कितने कितने परसेंट इनकी हमारे पास आइसोटोप्स की, और इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है AMU में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। अब हमने अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस देखो 98 पॉइंट यहाँ पे है 892, ठीक है, परसेंट में दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, दैट इज 0.98892, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 100 से हमने डिवाइड कर दिया इनको सबको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिगर लिखी है, मल्टीप्लाई बाय 12U, एटॉमिक मास कितना है इसका 12U, ठीक है, U यूनिफाइड यूनिट लिया हमने, दैट इज AMU। फिर प्लस इसकी देखो अबंडेंस हमारे पास क्या है 1.108, इसको भी 100 से आप डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01108 आ गया। मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास, दैट इज 13.00335, ये वाला आ गया, प्लस 2 इंटू 10 की पावर -12, इसको भी हमने 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास इज 14.00317U, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास आ गया, दैट इज 12.011U, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी अदर एलिमेंट्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। फर्दर इसमें और देखो क्या है कि अगर हम सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब क्या है कि अगर हम देखें एटॉमिक मास जो हमारे पास है एलिमेंट्स का अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अगर उसको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या है, इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम आयनिक कंपाउंड में देखें, आयनिक कंपाउंड विच कैन बी ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है, जैसे हो गया KCl, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, वो वाले हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड्स विच हैज आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, वो सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास, तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज नोन एज फॉर्मूला मास, ठीक है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं डिनोट, मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, ठीक है। ये कितना हमारा मास है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 और ये 12 भी होता है, तो ये क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है, ठीक है। फर्दर हम इसको और एग्जांपल से देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, that is calculate the average atomic mass of oxygen if its abundance in nature is 99.76% और O16 की है, और 0.04% 17 की है, और 0.20% है 18 की है, ठीक है। अब आपको पता है कैसे करना है, दैट इज हमारे पास अबंडेंस इनटू और उसका मास कितना है वो करना है हमने मल्टीप्लाई, और उसको ऐड करते हैं ना सबको, दैट इज 16 का कितना है 99.76 प्लस 17 इंटू 0.04 प्लस 18 ये वाला इंटू 0.20, ठीक है। सबको डिवाइड कर दिया हमने 100 से, या तो 100 से डिवाइड कर दो या फिर पहले ही आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों सेम चीज है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा हमारे पास 16 AMU, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है, इट इज 16 AMU। अब हमारे पास मोलर मास अगर हम देखें तो क्या है, इट इज
हाइड्रोजन का अगर निकालना है H2O, हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है 1.00794, ऐड करा 1.00794, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है एक हमारे पास क्वांटिटी में 15.994। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज 18.01528 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मोलर मास। अब हमने पीछे टर्म यूज करी थी फॉर्मूला मास की, फॉर्मूला मास हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पोटाशियम सल्फाइड हो गया, फॉर्मूला क्या होता है इसका K2S का, ठीक है। ये आयंस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, दैट इज 2K हमारे पास पोटेशियम कितनी क्वांटिटी में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या 2K और हमारे पास सल्फर इज 1 टाइम, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। तो 2K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 39.098 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमारे पास पोटेशियम का कितना होता है मास 39.09, ठीक है, और सल्फर का हमारे पास कितना होता है 32.066, ठीक है। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा, दैट इज 110.262 ग्राम पर मोल। ये हमारा हो गया फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसके लिए होता है, अगर हमारे पास कंपाउंड आयन है, ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। फर्दर एटॉमिक मास और रिलेशंस है हमारे पास, इसमें एटॉमिक मास को हम और क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी कर सकते हैं, ठीक है, और एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एटॉमिसिटी कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज, वो कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम कर सकते हैं, ठीक है, ये AMU की वैल्यू है हमारे पास। और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये हमारे पास रिलेशंस हैं, ठीक है। हल्के से आप इनको चाहे याद कर लो, चाहे आप इनको धीरे धीरे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होते रहेंगे, ठीक है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मोल कैलकुलेशंस। मोल, इसका देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है हमारे पास, that is 1 mole of a substance is the amount of the substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of 112C, that is 6.023 into 10 की पावर 23 atoms per mole, ठीक है। तो 1 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना हमारे पास कोई भी सब्सटेंस कितने पार्टिकल्स है उसके अंदर, ठीक है, और वो किसके इक्वल है 12 ग्राम, ठीक है, किसके इक्वल, दैट इज 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। और नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है 1 मोल में, वो इंपॉर्टेंट है, और हम उसको और क्या बोलते हैं, हमारा एक नाम है इसका, दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं Na से, ठीक है, N के पैरों में A है, दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और मास होगा 1 मोल का, ठीक है, इन ग्राम, उसको बोलते हैं मोलर मास। और ये न्यूमेरिकली इक्वल किसके होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन U इज यूनिफाइड यूनिट, आपको पता है, ठीक है। तो 1 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स एटॉमिक मास, और मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। 22.4 लीटर गैस, STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। अगर आपको कभी भी दिया जाएगी STP पे है तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारे पास क्या है, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 ग्राम एटम हमारे पास क्या है, Na एटम, Na क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, और ग्राम एटॉमिक एटम, इसको ये भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल, दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल्स में ले रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर हम एटम में ले रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसमें आ जाओ मोल कैलकुलेशंस। अब अगर आपको बोले कोई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयंस प्रेजेंट इन 0.450 मोल ऑफ MgCl2, इसमें हमने कैलकुलेट करने हैं कि कितने मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं। तो बताओ जी कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले देखो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि देखो MgCl2, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Mg2 पॉजिटिव आयंस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.450 मोल ऑफ MgCl2 इनटू हमारे पास Na, दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं 1 Mg2 पॉजिटिव। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है 1 है ना, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी Mg की 1 टाइम, तो 1 Mg2 पॉजिटिव फॉर्मूला यूनिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1G2 पॉजिटिव कितना आ गया हमारे पास 2.71 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारे पास आ गए Mg पॉजिटिव आयंस। अब निकालते हैं Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब Cl नेगेटिव आयंस के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रेजेंट कितना है 0.450 मोल ऑफ MgCl2 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, वो लिख दिया हमने, फॉर्मूला यूनिट्स इंटू 2Cl नेगेटिव
ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है ना, क्वांटिटी कितनी है Cl नेगेटिव आयंस की 2, तो 2 Cl नेगेटिव आयंस हमारे पास यहाँ पे आ गए फॉर्मुला यूनिट में, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 5.42 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास आ गए कितने हमारे पास मैग्नीशियम और क्लोरीन आयंस हैं किसमें MgCl2 में। इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें देख लेते हैं मोलर मास हमारे पास H2O का कितना है, दैट इज 2 टाइम्स हाइड्रोजन, और इसका कितना होता है मास 1 प्लस 16 इसका ऑक्सीजन का, ठीक है, एटॉमिक मास। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, ऐड कर दो इसको, 18 ग्राम आ गया, ठीक है। और इसका मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना हो तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ठीक है, कितना मास है इसका 2, तो 2 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितना है मोलर मास कंपाउंड का, हमने अभी ऊपर निकाला इट इज 18 ग्राम, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और इंटू 100 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 11.11%, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। अब सिमिलरली अगर हमने ऑक्सीजन का निकालना है मास परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है, इसका मास 16 होता है, टोटल मास हमारे पास कंपाउंड का कितना है, दैट इज पानी का, वाटर का इट इज 18, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और हमारे पास आ जाएगा 88.89%, ठीक है। ये हमारे पास आ गया किसका, ऑक्सीजन का। तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू वी कैन इजिली कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। ये क्या होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड, कि हमारे पास कौन कौन से अलग अलग एटम्स है एक कंपाउंड में जो हमें किसमें देंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की तरह हमें देंगे, ठीक है। अब देखो H2O2 एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज HO विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा, आपके पक्का दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि दोनों तो सेम लग रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। होल नंबर रेशियो देगा कि कौन कौन से अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास एक कंपाउंड में। जैसे हमने एग्जांपल देखा था H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पीछे अभी हमने किया, देखो इसमें हमारे पास H2O2 में एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसका क्या हो जाएगा, इट इज HO, सिंपल HO, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देता है कि कौन से अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड में। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देगा, हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि अलग अलग एटम्स हमारे पास कितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपल देता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देगा, पर वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हमें एग्जैक्ट रेशियो देगा, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जांपल देखो फॉर एस्टाइलिन, एस्टाइलिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है C2H2, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास एस्टाइलिन का C2H2, ठीक है, ये सेम। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा चीजें। और फर्दर आप इसके फर्दर और एग्जांपल्स हैं एम्पिरिकल वर्सेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देखेंगे एम्पिरिकल हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दैट इज CO2 का अगर आप देखें तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। H2O का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। NO2 ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है किसका, N2O4 का, ठीक है। जैसे हम N2O4 है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं और इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2। तो ये हमारा क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। P2O5 एम्पिरिकल फॉर्मूला है P4O10 का, ठीक है। सिमिलरली जैसे देखो 4 है, 2 2 4, 2 5 10, तो P2O5 इसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। C5H11 एम्पिरिकल फॉर्मूला है C10H22 का। सिमिलरली C2H6O हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है C6H18O3 का। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 3 2 6, देखो यहाँ पे क्या है 6 18 3, ठीक है, 3 2 6, 3 6 18 और 3 1 3, तो यहाँ पे आ गया C2H6 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। फर्दर और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारे पास अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल लें, ठीक है, ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा CH2O, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज 6 से आप सिंप्लीफाई कर दो, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, C6H12O6 इज इक्वल टू 6 into CH2O,
ठीक है, ये हमारा इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, और इसका रिलेशन कैसे कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेयर n हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर पहले भी मैंने आपको बताया कहां से शुरू होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो भी नंबर इसमें फॉलो होगा इट इज होल नंबर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आप याद रखना। ठीक है, ये बना। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्टिशियोमेट्री एंड स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस। अब स्टिशियोमेट्री क्या है हमारे पास, स्टिशियोमेट्री डील्स किसके साथ करती है, विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि कितना उसके पास मासेस है हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के। पर हमारे पास क्या है, बिफोर कैलकुलेशन वी नीड टू नो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑल द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट taking part in any chemical reaction for which we need to balance the chemical equation। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, CH4 प्लस 2O2, हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिशियोमेट्री हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे फ्रंट में हमारे पास यहाँ पे आगे जो यहाँ पे प्लेस होगी क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट 2 फॉर O2 एंड H2 आर कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे 2 हमारे पास ऑक्सीजन का और यहाँ पे 2 किसका है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और यहाँ पे 1 1 लगा हुआ है, 1 एक मॉलिक्यूल हमारा CH4 का, एक मॉलिक्यूल हमारा CO2 का, तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इज स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसमें एक हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो कि कंज्यूम कर जाते हैं या फिर लिमिट कर देते हैं किसकी, प्रोडक्ट के अमाउंट की, जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे पास नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है विद हाइड्रोजन एंड दे आर फॉर्मिंग 2NH3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास अमोनिया। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो डाई हाइड्रोजन है ये वाला, दैट इज 3H2, ये हमारे पास क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का अमाउंट है दैट इज अमोनिया जो हमारे पास फॉर्म हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास डाई हाइड्रोजन पे, कितनी अवेलेबिलिटी है इसकी, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हम बोलेंगे इसको, इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब फर्दर हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारा इसमें है, आपको पता होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास छोटी मात्रा में होता है और सॉल्वेंट हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सॉल्ट। ठीक है, और हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया, पानी। ठीक है, अगर हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, दैट इज सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन आपको पता चल गया, सॉल्यूशन हैज 2 पार्ट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन कम क्वांटिटी में, लेसर अमाउंट, और सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा होता है सॉल्यूशंस। अब फर्दर हम इसमें देखते हैं हमारे पास एक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो हमारे पास इसमें वेज है, दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी अभी हमने देखा सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और वॉल्यूम परसेंटेज में निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं प्रेजेंट सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारे पास टोटल मतलब सॉल्यूशन में जितने भी हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उनका हमने सम करके उससे डिवाइड करना है। फिर है मोलारिटी। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, फिर है मोलालिटी, इसको मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये याद रखना, इसको हम kg में लेते हैं और मोलारिटी को हम लीटर्स में लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मोल फ्रैक्शन का अगर हम एग्जांपल देखें, मोल फ्रैक्शन हमने देखा कि सॉल्वेंट का कितना गिवन है यहाँ पे x1 का इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन हमारे पास सॉल्यूट की x2 है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा, एक बार दोबारा देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जितने दोनों भी प्रेजेंट है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल, 0.8 मोल्स ऑफ NaOH इज 0.2 मोल्स ऑफ द H2O, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे हमारे पास, वाटर के कितने गिवन है 0.02 और टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ये हो गया हमारा x1। ठीक है, अब अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं तो NaOH का कैसे हो जाएगा, 0.8 हमारे पास मोल्स दिए हुए NaOH के। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट दैट इज 0.2 प्लस 0.8, उसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.8। तो हम ऐसे इसकी निकाल लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
अब फर्दर हमने अभी पीछे टर्म यूज करी थी मोलैरिटी और मोलालिटी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या होता है मोलैलिटी और मोलारिटी में। सबसे पहले क्या है, मोलैरिटी क्या बोलती है कि हमारे पास कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ लिटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ये हम किसमें लेते हैं, लिटर ऑफ ए सोल्यूशन में। और मोलैलिटीज में हम क्या यूज करते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट किसमें होता है, किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये याद हमेशा रखना कि ये केजी में होता है और ये लीटर्स में होता है। और यूनिट क्या हो जाएंगे इसकी, मोल्स पर लीटर, ठीक है। और मोलैलिटी की मोल पर केजी, ठीक है। और मेजरमेंट क्या है, यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और ये क्या करता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। और प्रेशर और टेम्परेचर पे, ये जो हमारे पास मोलैलिटी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, और जो मोलैलिटी है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। और इसका सिंबल क्या है मोलैलिटी का, कैपिटल एम, और मोलैलिटी का क्या है, स्मॉल एम, ठीक है। और इसका एक ड्रॉबैक भी हो गया कि प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मोलैलिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास आ गई है मोलैरिटी और मोलैलिटी की, क्योंकि ये टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे हमारे पास दिखा रहा है कंसंट्रेशन की, दैट इज मोलैरिटी, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास प्रेफर्ड कंसंट्रेशंस होती हैं मोलैरिटी के कंपैरिजन में। अब क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन है वो लोग टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास हमारे पास मासेस इन्वॉल्व होते हैं इनके फॉर्मूला में, ठीक है। मास, हम किस किस का मास लेते हैं, इसमें मास ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ हमारा चेंज नहीं होता है। और जबकि जो मोलैरिटी होता है वो क्या है, चेंज होता है विद टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स है, लीटर में लेते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें, तो इसलिए वो वॉल्यूम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसमें, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब सिमिलरली अब आगे हमारे पास इसमें टर्म आ रही है नॉर्मेलिटी। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है। मोलैरिटी हमारे पास क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास 5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन अगर हमारे पास है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 5 मोल है ग्लूकोज के 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। और मोलैलिटी क्या हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में, ठीक है। और इसके एग्जांपल में हम कैसे बोल सकते हैं कि 5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन मींस का इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मोल्स ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट में। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब 2 नॉर्मल HCl का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो HCl है 2 ग्राम्स इक्विवेलेंट HCl है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। नॉर्मेलिटी अभी आप और देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर्स, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे दे सकते हैं हम लोग, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसको देख लेते हैं कैसे देते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड अगर देना हो तो कैसे देंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड divided by number of replaceable H positive, that is basicity। कितनी basicity है, HCl is giving H positive plus Cl negative, ठीक है। और H2SO4 is giving 2H positive और SO4 2 negative। अब यहाँ पे देखो HCl का हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास H positive 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है मास 35.5, ठीक है। और रिप्लेसेबल H positive कितने हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36.5। ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड HCl। अब अगर हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना हो तो इसमें हम क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 पहले वो देख लेंगे और उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पे रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, यहाँ पे है ना 2H पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास कितना आ गया 49। तो ये हमारा हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अब सिमिलरली अगर हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये हम बोलते हैं इसमें एसिडिटी। हम बेस में देखेंगे हमेशा OH नेगेटिव आयंस की कितना होता है और एसिड में देखेंगे कितने H पॉजिटिव हमारे पास रिप्लेसेबल हैं। तो यहाँ पे हम देखें एग्जांपल NaOH अगर हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे दैट इज 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1। ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस कितने रिप्लेसेबल है, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ से 1 पे डिवाइड कर दो और हमारे पास आ गया 40। अब यहाँ पे CaOH ट्वाइस है, ये किसमें हमारे पास ब्रेक हो रहा है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव कितने 2, अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने वेट मॉलिक्यूलर मास निकाला, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 2 इंटू 16, ऑक्सीजन 2 टाइम्स प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन 2 टाइम्स और हमारे पास ये आ गया 37, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं कि हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अगर देखना है हमने, उसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। एक और चीज आपको ट्रिक में बताती हूँ कि देखो लियो, LEO, इसमें आप याद रखो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L स्टैंड्स फॉर लॉस, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन होता है, और GER, G स्टैंड्स फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E इज इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। ये हल्की सी ट्रिक है इसमें कि हमारे पास क्या होता है, लियो जर, अगर आप याद रखेंगे लियो मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड जर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, K2Cr2O7 चेंजेस टू Cr3 पॉजिटिव बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और ये Cr3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे पास K2Cr2O7 का होगा वो डिवाइडेड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसके 3, पर यहाँ पे हमारे पास Cr2 है, दैट इज हमारे पास क्रोमियम के कितने हमारे पास यहाँ पे एटम्स है 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6। और अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज जो हुआ है कितना हुआ है, वो 6 का हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। और K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारे पास, इट इज 294। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करके, इट इज 49, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, KMnO4 नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये चेंज क्या कर रहा है, Mn2 पॉजिटिव में, तो पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये चेंज कर रहा है Mn2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है 5 का, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का, इट इज 158.04 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका हम इक्विवेलेंट वेट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।